नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम के प्राचीन इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल। इसी चैप्टर में जो है आगे महाजनपद काल भी है, हम लोग उसको भी साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक जो है छोटा चैप्टर है। तो छोटा चैप्टर हो दोनों लगभग छोटे ही चैप्टर हैं, तो दोनों चैप्टर को हम लोग मिलाकर पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रणयन हुआ था? सूत्र साहित्य का। सूत्र साहित्य का क्या उद्देश्य था? तो इसका जो उद्देश्य था कि वैदिक साहित्य का संरक्षण, उनकी व्याख्या तथा उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना था। आगे दिया गया कि भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन से हैं? शिक्षा, शब्द, निरुक्त तथा व्याकरण है। आगे दिया गया है कल्प सूत्र का विभाजन। तो इसके जो है 3 भाग हैं। पहला भाग है जो है स्रोत सूत्र। इसमें इनमें यज्ञ विधि विधानों की विस्तार में चर्चा मिलती है। दूसरा है गृह सूत्र। ये जो है कर्मकांडों एवं यज्ञों यानी कि जिनका अनुष्ठान जो है गृहस्थ के लिए आवश्यक था का विवरण प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है धर्म सूत्र। इसमें दिया गया है कि इनमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। सूत्रकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक है। किन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है? गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र का। किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बतलाया है? प्रोफेसर हॉपकिंस ने। मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्देश किस सूत्र में मिलता है? गृह सूत्र में। किस सूत्रकार ने सूत्रों को शमशान के समान अव्यक्त बताया है तथा उनका एकमात्र कार्य जो है दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वाह करना बताया है? किसने बताया है? वशिष्ठ ने। आगे दिए गए सूत्र काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो स्त्री को दशा जो है दयनीय थी। किस गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है? गोथिल गृह सूत्र में। आगे दिए गए व्यापार में लाभ पाने हेतु पण सिद्ध नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में किया गया है? गृह सूत्र में। आगे दिए गए पाणिनि ने सूत्र काल के किन सिक्कों का उल्लेख किया है? पाण, कारसापर, पात तथा वाह का। आगे सूत्र काल में भार माप के पैमानों को किन किन नामों से जाना जाता था? आधक, आचित, पात्रदोड़ तथा प्रस्थ नाम से। बौद्धायन ने सूत्र काल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत जो है कर अदा करने की बात करते हैं? छठा भाग। किस धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है? गौतम धर्म सूत्र में। सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ग भेद पर। बौद्धायन सूत्र के अनुसार राजा जो है अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले उसे प्रजा से क्या प्राप्त होता था? उनकी उपज का छठा भाग। अब आगे दिए गए महाकाव्य काल। इसमें एक महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है? इसे तात्पर्य है कि रामायण और महाभारत के समय से। रामायण आदि काव्य है जिसकी रचना की थी वाल्मीकि ने। वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान के पहली भेंट का वर्णन मिलता है? किष्किंधा कांड में। आगे दिए गए रामायण के 7 कांड। तो इसमें जो है पहला कांड है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। विंटरनिस के अनुसार रामायण की रचना की गई थी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह है? 24,000 यानी कि चतुर्विंशति साहस्री संहिता। महाभारत का रचना काल कब से माना जाता है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। आगे दिया गया है कि महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह किया गया? 1 लाख यानी कि सतसाहस्र संहिता इसका नाम है। महाभारत का मूल नाम क्या था? महाभारत का मूल नाम था जय संहिता। महाभारत में किस 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया गया है? अंधक, वृषणी, यादव, कुकुर तथा भोज।
अंधक, विसड़ी, यादव, कुकुर तथा भोज गणतांत्रिक राज्य को संघ के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण थे। शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। इस कथन का उल्लेख जो है कहाँ से प्राप्त होता है? शांति पर्व से, यानी कि जो कि इसका उल्लेख महाभारत में है। रामायण था महाभारत में किन विदेशी जातियों को उल्लेख मिलता है? यमन का, शक का, शक उल्लेख जो है रामायण में मिलता है तथा यवन, शक, किरात, पहलव, हूण, हूण का उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है। महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है? पंडिता कहा गया है। महाभारत में प्राप्त व्यवसायों की सूची दी गई है। स्वर्णकार थे, लौहकार थे, बढ़ई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, सौंडिक, तंतुआय, कंबलकार और वैद्य, मालाकार एवं नायक थे। महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे? कंबोज, गंधार, सिंध, प्रागज्योतिष, प्रागज्योतिष जो है असम को कहा जाता था। विंध्य प्रदेश चीन था बाहलिक से। आश्रम दिए गए हैं। आश्रम में एक आश्रम शब्द की उत्पत्ति जो है श्रम धातु हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम या प्रयास करना। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस उपनिषद में किया गया है? जाबालोपनिषद में। किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था? उपनयन संस्कार के। ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? 2, नैष्ठिक एवं उपकुर्वाण। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहते थे? नैष्ठिक। ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे उन्हें क्या कहते थे? उपकुर्वाण। किस संस्कार के संपन्न होने को उपरांत मनुष्य गृहाश्रम में प्रवेश करता था? विवाह संस्कार। गृहाश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था? देव ऋण से। इसको जो है याज्ञिक अनुष्ठान के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता था। ऋषि ऋण जो है विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके। पितृ ऋण जो है धर्मानुसार संतानोत्पन्न करके। आगे है कि गृहाश्रम में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का संपादन करता था? 5 महायज्ञ। अब आगे दिए गए 5 महायज्ञ। तो पहला यज्ञ इसमें ब्रह्म यज्ञ। इसमें जो है वेदों का अध्ययन किया जाता था तथा इस यज्ञ द्वारा विद्वान तथा ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती थी। इसके बाद है पितृयज्ञ। यह मृत पितरों की आत्मा की शांति हेतु संपन्न किया जाता था। इसके बाद है देव यज्ञ। इसमें देवताओं का पूजन, बलि एवं हवन आदि शामिल होते थे। भूत यज्ञ। इसमें समस्त प्राणियों को बलि एवं चढ़ावा प्रदान किया जाता था। इस यज्ञ से भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता था। 5वां यज्ञ था मनुष्य यज्ञ। इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार करना होता था। आगे दिया गया है गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत जो है मनुष्य किस आश्रम के लिए प्रस्थान करता था? वानप्रस्थ आश्रम के लिए। वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए मिलता है? वानप्रस्थ आश्रम के लिए। वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत जो है मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता था? संन्यास आश्रम में। चारों आश्रमों का विधान जो है किसके लिए किया गया था? द्विज के लिए। इसके बाद आश्रम दिए गए, उनका वर्ष दिए गए, यानी कि उनका समय दिया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम का समय था शुरुआत से लेकर, यानी कि जन्म से लेकर जो है 25 वर्ष तक। गृहस्थाश्रम का 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ आश्रम के लिए 51 वर्ष से 75 वर्ष तक। संन्यास आश्रम जो है 76 वर्ष से 100 वर्ष तक। आगे है पुरुषार्थ। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ बतलाए गए हैं? 4। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे पुरुषार्थों का क्या उद्देश्य था? तो मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। अब आगे दिए गए अर्थ था काम। ये पुरुषार्थ जो है मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं। धर्म तथा मोक्ष जो है ये पुरुषार्थ जो है मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कौन से पुरुषार्थ हैं जिन्हें त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया? धर्म, अर्थ तथा काम। किस पुरुषार्थ को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? मोक्ष को। उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ में सत्य कथन है। तो दिया गया है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जो है 4 पुरुषार्थ हैं और इनकी संकल्पना जो है प्रवृत्त, भोग तथा निवृत्त जो है संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। पुरुषार्थ जो है भौतिकवाद एवं आध्यात्मिक के मध्य समन्वय दर्शाता है। अब आगे दिए गए वेदांग। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के वेद संबंधी जिस साहित्य का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन जिन 6 अंगों में किए गए उसे क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। अब वेदांग दिए गए हैं, 6 वेदांग हैं। कौन कौन?
छंद। छंद मतलब वेद के पैर, कल्प वेद के हाथ, ज्योतिष जो है वेद की आंख, निरुक्त जो है वेद के कान है, शिक्षा जो है वेद की नासिका है, व्याकरण जो है वेद के मुख हैं। अब आगे दिए गए हैं निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने की थी। अब आगे संस्कार दिए गए। संस्कार में है कि संस्कार शब्द जो है सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में धन्य प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? सूत्र साहित्य में, यानी कि गृह सूत्र में एवं स्मृत ग्रंथों में। आगे दिए गए कि स्मृत ग्रंथों में संस्कारों की कुल कितनी संख्या बतलाई गई है? 16। अब आगे दिए गए खोटा संस्कार यानी 16 संस्कार। तो पहला है इसमें गर्भाधान, उसके बाद पुंसवन है, सीमांतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म है, कर्णवेद है, विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, विवाह है, अंत्येष्टि है। आगे 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार जो है किस क्रम पर आता है? 11वें स्थान पर। निष्क्रमण संस्कार के बाद और समावर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते थे? 7 संस्कार। उपनयन नामक संस्कार जो है किस अवसर पर आयोजित होता था? शिक्षा के प्रारंभ से। अब आगे दिए गए विवाह। तो विवाह शब्द जो है बी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? आश्वलयन गृह सूत्र में। अब आगे दिए गए हैं विवाह के प्रकार। तो इसमें दिए गया है प्रशंसनीय विवाह। तो प्रशंसनीय विवाह के कितने प्रकार होते हैं? जैसे इसमें पहला है ब्रह्म विवाह। इसमें कन्या का पिता जो है वेदक एवं शीलवान वर खोजकर उसे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। दूसरा दैव विवाह। इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्व करा लेता था, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। आर्ष विवाह तीसरा विवाह। इसमें कन्या के पिता द्वारा यह कार्य हेतु एक अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता था। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में प्रचलित था। प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता जो है वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का विवाह करें। इस प्रकार जो है प्रशंसनीय विवाह जो 4 प्रकार के हैं। इसके बाद जो 4 विवाह हैं वो निंदनीय विवाह हैं। इसमें जो है 5वां जो है तो निंदनीय में पहला विवाह असुर विवाह का। इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधित धन लेकर कन्या का विवाह कर देते थे। दूसरा है गंधर्व विवाह। यह प्रणय विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे। तीसरा है पैशाच विवाह। यह विवाह निष्कृतम प्रकार का। इसमें वर जो है छल छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था अथवा सोई हुई अचेत पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह कर लेना। चौथा विवाह था निंदनीय विवाह में राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। आगे दिए गए उत्तर वैदिक काल के किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे? पुरुष वेद यज्ञ में। अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था। इसका संबंध किस दिन से होता था? अमावस्या से। आगे है कि यूप क्या थे? याज्ञिक स्तंभ होते थे। राजाभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? उत्तर वैदिक काल से। सूर्योपेय की आहुति जो है किस वैदिक यज्ञ में किया जाता था? सौत्रामणी यज्ञ में। किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता था? अग्निष्टोम को। अगला टॉपिक हम लोगों का महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में जो पहला दिया गया है राजनीतिक जीवन। इसमें एक राजनीतिक इतिहास जानने का मुख्य आधार क्या होता है? सुनिश्चित तिथिक्रम। भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ जो है कब से माना जा सकता है? ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य से। आगे किस बौद्ध ग्रंथ में उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें 16 षोडश महाजनपद कहा गया है? तो अंगुत्तर निकाय ये जो है बौद्ध ग्रंथ है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? भगवती सूत्र में। ये जैन ग्रंथ है। पाणिकृत अष्टाध्याय में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 22 महाजनपदों का। महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे? तो कृषि प्रसार, व्यापार था, नगरीकरण का विकास और उसके बाद लोहे के विस्तृत प्रयोग के द्वारा। अब आगे एक महाभारत है। पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है? मालिनी।
बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में किन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं? चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती का। दीघ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना किसने की थी? वास्तुकार महागोविंद ने। लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया था? वैशाली में। सूत निपात में वैशाली को क्या कहा गया है? मगधपुरम। अब आगे दिया गया है खोडस महाजनपद। तो महाजनपद दिया गया है, संबंधित क्षेत्र दिया गया, उनकी राजधानी दी गई है। पहला है कुरु है। इससे जो संबंधित क्षेत्र हैं मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर है, राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पांचाल बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में, उनकी राजधानी जो आइछत्र था उत्तरी पांचाल है। उसके बाद सूरसेन है। तो सूरसेन का जो क्षेत्र था मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, इसकी राजधानी मथुरा थी। वत्स जो क्षेत्र है प्रयागराज यानी कि आधुनिक इलाहाबाद। बांदा था फतेहपुर का क्षेत्र है, इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी। कौशल इसका क्षेत्र जो है अवध क्षेत्र, और इसकी राजधानी जो थी साकेत यानी कि उत्तरी भाग की जो राजधानी थी साकेत थी तथा दक्षिणी भाग की श्रावस्ती। इसके बाद है मल। तो मल के क्षेत्र जो था जनपद देवरी था, इसकी राजधानी जो पावा है। पावा जो है पडरौना, और इसका जो दूसरी मतलब राजधानी नाम मिलता है कुशीनगर। इसका जो पुराना नाम है कासिया मिलता है। काशी इसका क्षेत्र जो है वाराणसी है, इसकी राजधानी वाराणसी है। अंग का क्षेत्र भागलपुर तथा मुंगेर है, और इसकी राजधानी चंपा यानी कि मालनी। मगध का क्षेत्र है दक्षिणी बिहार, पटना व गया जनपद। इसका राजधानी जो है राजगीर अथवा गिरिब्रज। इसके बाद है वज्जी। इसका क्षेत्र है मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा। इसकी राजधानी जो मिलती है मिथिला, वैशाली व जनकपुर मिलता है। और इसके बाद है चेद या चेती। इसका क्षेत्र जो है आधुनिक बुंदेलखंड। इसकी राजधानी जो है सोथिवती। इसका जो मिलता है मत्स्य की जो क्षेत्र है वो जयपुर का था। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। इसके बाद जो है महाजनपद असमक है। इसका क्षेत्र जो है गोदावरी घाटी यानी कि आंध्र प्रदेश का था, और इसका जो राजधानी थी पोटन या पोटिल थी। अगला महाजनपद है अवंती। इसका जो क्षेत्र है पश्चिमी था मध्य मालवा क्षेत्र। इसकी राजधानी जो में थी उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इसके बाद अगला महाजनपद है गांधार। इसका क्षेत्र पेशावर तथा रावलपिंडी यानी पाकिस्तान का है। इसका जो राजधानी थी तक्षशिला थी। इसके बाद महाजनपद यानी कि 16वां महाजनपद जो है कम्बोज है। इसका क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर था, राजौरी और हजारा थी। इसकी राजधानी जो है राजपुर या हाटक थी। आगे नोट में दिया गया है कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। आगे 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद हैं काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी। आगे दिया गया है कि बुद्ध के समकालीन महाजनपद शासक। तो राजा दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं। राजा में है प्रद्योत, ये कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। उदयन जो थे वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। अजातशत्रु मगध के राजा थे। इसके बाद दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक उत्तर भारत की राजनीति के 4 शक्तिशाली राज्य जो है कौन कौन से थे? कौशल, वत्स, अवंती, मगध। इसके बाद दिए गए हैं कौशल राज्य। इसमें है कि कौशल राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? अवध क्षेत्र में था, यानी कि फैजाबाद मंडल। कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? साकेत थी। ये जो थी उत्तरी भाग की थी, और श्रावस्ती जो है दक्षिणी भाग की राजधानी थी। कौशल राज्य का प्रतापी राजा कौन था? प्रसेनजीत। कौशल राज्य का चरमोत्कर्ष किस राजा के शासनकाल में हुआ था? प्रसेनजीत के। इसके बाद है वत्सराज। वत्सराज का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? इलाहाबाद था, बांदा तक। वत्स राज की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्सराज का सर्वप्रमुख राजा कौन था? उदयन था। इसके बाद है अवंती राज। तो इसमें दिया गया है कि अवंती राज का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? पश्चिमी था मध्य मालवा क्षेत्र तक। अवंती राज की राजधानी किसे माना जाता था? उज्जैनी जो है उत्तरी अवंती की राजधानी थी, और महिष्मती
दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन था? प्रद्योत था। अवंती राजा प्रद्योत किस रोग से ग्रसित थे? पांडु रोग से। राजा प्रद्यो अ, राजा प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए बिंबिसार ने किस राजवैद्य को उसके दरबार में भेजा था? जीवक को। इसके बाद है चौथा राज्य मगध राज्य दिए गए हैं। तो मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? दक्षिणी बिहार तक, यानी कि पटना व गया जनपद में। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी अथवा गिरिब्रज। मगध एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसकी जो स्थितियां थी कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति, एक समृद्ध उर्वर क्षेत्र में स्थिति तथा अच्छा संचार तंत्र और शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्य विस्तार की नीति। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश के किस राजा ने राजगिरी यानी कि गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था? जरासंध ने। अब आगे दिया गया है कि बुद्धकालीन भारत के गणराज्य। तो इसमें जो है पहला था कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भग्य, अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपल वन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। अब आगे दिए गए हैं कि हर्यक वंश यानी कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इनका जो काल था। इसमें दिए गए हैं कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को। राजा बिंबिसार जो है किस वंश के संबंधित है? हर्यक वंश के। राजा बिंबिसार का शासन काल जो है कब से कब तक माना जाता है? लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणी। बिंबिसार ने किस अंग राजा को पराजित कर उसके राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था? ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार के पश्चात मगध साम्राज्य का कौन शासक बना था? अजातशत्रु। इनका जो शासन काल था लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? कुड़ी के नाम से। प्रथम बौद्ध संगीत हर्यक वंश के किस शासक के शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। सर्वप्रथम किसने पाटलग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था? अजातशत्रु ने पहचाना था। अजातशत्रु के पश्चात मगध साम्राज्य का शासक कौन हुआ था? उदयन या उदभद्र। उदयन या उदयभद्र का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? लगभग 460 से 444 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन या उदयभद्र ने। हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जो पितृहंता कहलाया था? उदयन या उदयभद्र। गंगा और इसोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? उदयन या उदयभद्र ने। हर्यक शासक उदयन किस मत का अनुयायी था? जैन मत अनुयायी का। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था। पुराणों में नागदशक को क्या कहा गया है? दर्शक कहा गया है। अगला वंश है शिशुनाग वंश। इसका जो शासन काल है 412 ईसा पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद इसमें दिया गया हर्यक वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस नवीन राजवंश की स्थापना हुई थी? शिशुनाग वंश की। शिशुनाग का शासन कब से कब तक रहा है? लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक। गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? शिशुनाग ने। शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग वंश का कौन शासक बना था? कालाशोक। पुराणों में कालाशोक को क्या कहा गया है? काकवर्ण। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के। कालाशोक का शासनकाल कब तक रहा है? लगभग 366 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन अथवा महानंदिन। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारियों का शासनकाल कब तक रहा है? लगभग 344 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद आता है नंद वंश। इसका जो शासनकाल था 344 से 324 या 323 ईस्वी पूर्व तक। तो शिशुनाग वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? नंद वंश की। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद को किस एक
अन्य नाम से जाना जाता है उग्रसेन नाम से। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। इस वंश का जो शासन काल है कुल मिलाकर लगभग 20 वर्ष तक ही था। इसमें आगे दिए यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को क्या नाम प्रदान किया गया था? अग्रमेज, यानी कि उग्रसेन का पुत्र। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमेज या जैंटमेज कहा गया है? घनानंद को। आगे दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें कि नंद वंश में कुल 9 राजा होने कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि के अनुसार इनके नाम है उग्रसेन, पंडुक, पंडुवती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोपसाड़क, 10 सिद्धक, कैवर तथा घनानंद। आगे दिए गए हैं बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल दिया गया है। वंश का नाम दिया गया, राजा का नाम दिया गया, उनका शासनकाल दिया गया है। हर्याक वंश, इसका जो शासनकाल था 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक। इसमें जो राजा हुए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या उदयभट्ट तथा उनके उत्तराधिकारी। इनका जो शासनकाल था बिंबिसार का 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक, अजातशत्रु का था 492 से 460 ईसा पूर्व तक, और उदयन का था 460 से 412 ईसा पूर्व तक। आगे है जो अगला वंश है शिशुनाग वंश। इसका जो समय था 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक। इसमें जो राजा हुए शिशुनाग, कालाशोक यानी कि काकवर्ण, कालशोक और कालाशोक के 10 पुत्र थे। और शिशुनाग जो थे इनका जो शासनकाल था 412 से 394 ईस्वी पूर्व तक। कालाशोक का था 394 से 366 ईस्वी पूर्व तक। और उसके बाद जो शासक हुए 366 से 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किए थे। इसके बाद अगला वंश है नंद वंश। इसका जो समय था 344 से 321 ईसा पूर्व तक। इसमें तो राजा हुए हैं महापद्मनंद, इनको उग्रसेन भी कहा जाता है, और उनके 8 पुत्र। तो इनका जो शासन काल था कुल मिलाकर 344 से 321 ईसा पूर्व तक। आगे दिए गए पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल दिया गया है। राजा का नाम दिया गया, उनका शासनकाल वर्ष में दिए गया है। शिशुनाग का जो शासनकाल था वो 40 वर्ष तक था। काकवर्ण का 26 वर्ष तक, क्षेमवर्धन का 36 वर्ष, क्षेमजित अथवा छत्रोजस का 24 वर्ष, बिंबिसार 28 वर्ष, अजातशत्रु 27 वर्ष, दर्शक 24 वर्ष, उदयन 33 वर्ष, नंदवर्धन 40 वर्ष, महानंदिन 43 वर्ष। अब आगे दिए गए महापद्म और उसके 8 पुत्र का जो शासनकाल था 100 वर्ष, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष। आगे दिए गए उत्तर भारत की राजनैतिक दशा 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक दिए गया है। तो इसमें दिए गया है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। कौन सा एक राज्य जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध राज्य था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्रगर्षण को हराकर आत्मसात किया था? अजातशत्रु ने। मगध का कौन सा सम्राट जो है अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद। नंद राजाओं का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? कलिंग में। चंड प्रद्योत जो है किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अवंती के। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। उदयन वासव दत्ता की दंतक कथा कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से। विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों में से किन जनपदों के नाम जो है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? मगध, अस्मक, कम्बोज के। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? आई क्षेत्र में। 16 महाजनपद युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? चेद की। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? अस्मक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? राजस्थान में। प्राचीन
श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। कौन सा राजा जो है वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? शिशुनाग ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्यों ने। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के। वज्र महाजनपद कुल कितने गढ़ों का संघ था? 8 गढ़ों का। 6वीं सदी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद जो का गणतंत्रवादी राज था? वज्रगढ़ राज था। गंगा घाटी में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 10 थे। कौन सा महाजनपद जो है सबसे दक्षिणी भाग में स्थित था? असमक। महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? अवंती में। पाटली ग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में किसने दूर्गीकरण कराया था? अजातशत्रु ने कराया था। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से। मगध की राजधानी जो है राजगीर का प्राकृत भाषा में क्या नाम था? राजगांव। कौन सा एक राज्य जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? काशी। अब आगे दिए गया विविध, इसमें दिए गया किस पुस्तक की रचना डी कौशाम्बी ने की है? तो एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। हिस्टोरिका की रचना किसने की थी? हेरोडोटस ने। भारत के प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते थे? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। प्राचीनतम आहत या पंचमार्क सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के। पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या किसने की है? रिप्सन ने। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के निवासी थे? उज्जैन के। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? पांचाल का। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ पर परिवर्तित की थी? कौशाम्बी में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम के। राजगृह के राजकीय चिकित्सक जीवों को किस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है? उसका क्या नाम था? सालवती। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कोसल नाम से। मगध पर शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम है बृहद्रथ थे, उसके बाद बिंबिसार, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद बिंदुसार। अब आगे दिए गए है विदेशी आक्रमण, यानी कि इसके अंतर्गत जो है यूनानी आक्रमण हुआ था, हखामनी पारसी का आक्रमण हुआ था। तो इसमें दिए गए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कुरुस अथवा साइरस द्वितीय ने। इसका जो शासनकाल था 558 से 529 ईसा पूर्व तक। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला पारसी शासक कौन था? दारा प्रथम यानी कि डेरियस प्रथम ने। हखामनी शासक डेरियस प्रथम यानी कि दारा प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 522 से 486 ईसा पूर्व तक। हखामनी साम्राज्य के किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है? डेरियस प्रथम यानी कि दारा प्रथम ने। दारा प्रथम के शासन काल के वे कौन से 3 अभिलेख हैं जिनसे भारत पारसिक संबंध के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है? बेहुस्तून का, पार्सिपोलिस का, नक्श ए रुस्तम का। इनका जो समय भी दिया गया, इनका बेहुस्तून समय जो है 520 से 518 ईसा पूर्व समय है, और पार्सिपोलिस का 518 से 515 ईसा पूर्व, नक्शे रुस्तम का 515 ईसा पूर्व। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? बेहुस्तून अभिलेख में। किस इतिहासकार के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत जो है दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत था? हेरोडोटस के विवरण से। दारा प्रथम के 20वां प्रांत यानी भारत से कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण के बराबर। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में किस नई लिपि का जन्म हुआ था? खरोष्टी लिपि का। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में कौन सी ईरानी लिपि प्रचलित है? खरोष्टी था अरमाइक लिपि। आगे भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में कौन से ईरानी सिक्के प्रचलित थी? सिग्लोई सिक्का। फारसी स्वर्ण मुद्रा था रजत मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? डेरिक स्वर्ण मुद्रा और सिग्लोई रजत मुद्रा का नाम।
आगे दिए गए पारसिक आक्रमण का भारत पर प्रभाव। इसमें कि भारत एवं पश्चिम एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय विद्वान एवं दार्शनिक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। हेरोडोटस और टेसियस जैसे इतिहासकारों ने भारत के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की। आगे दिए गए सिकंदर का भारतीय अभियान। इसमें एक हखामनी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में किस दूसरे यूरोपीय आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ था? सिकंदर का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? मैसिडोनिया का। भारत विजय के उद्देश्य से सिकंदर ने अपना अभियान कब प्रारंभ किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर एवं पोरस का युद्ध जो है किस नदी के तट पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर। भारत अभियान के समय सिकंदर ने किन दो नगरों की स्थापना की थी? निकैया तथा बौकेफला। सिकंदर हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंदों का। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है शस्त्र धारण किया था? मस्तक यानी कि अश्वक राज के। भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे? इसकी जो सफलता कारण थे कि उसमें भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। आगे भारत अभियान के समय सिकंदर के साथ कौन कौन से यूनानी विद्वान उसके साथ भारत आए थे? निर्याकस थे, आने सिक्रेट थे, अरिस्टोबुल्स। मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? खोतान। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा? लगभग 19 माह तक। सिकंदर के समय ब्यास नदी के पूर्व कौन सा शक्तिशाली गणराज्य स्थित था? यौधेय का। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव दिया गया है। इसमें कि भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध और दृढ़ हुए। पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए और भारत एवं यूनान के घनिष्ठ संपर्क से आवागमन के लिए समुद्री तथा स्थलीय मार्ग खुल गए। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हो गई। यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में भी उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। भारतीय मुद्रा निर्माण कला का विकास हुआ। कला एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। गांधार एवं यूनानी कला शैली का विकास हुआ। दर्शन एवं गणित के क्षेत्र में विकास हुआ। यूनानी शासन पद्धति से भारतीय शासन की पद्धति भी प्रभावित हुई थी। स्काई लैक्स जैसे यूनानी भारत की यात्रा पर आए। स्काई लैक्स ने भारत से पश्चिमी देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की। आगे दिए कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। ईरानी सिक्के सिग्लोई जो है पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित हुए। इस तरह से हम लोगों का महाजनपद काल वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। आगे हम लोग कल देखेंगे।